दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस सिलेबस की कि यूपीएससी मेंस में कितने पेपर होते हैं और हमें हर पेपर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने और कैसे पढ़ना है। और जीएस 1 हो चाहे जीएस 2 हो, जीएस 3 हो, सारे जीएस के पेपर हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, हमें किस तरीके से उसकी स्टडी करनी है और उसको हम किस तरीके से समझे सिलेबस को कि भाई जीएस 1 में कौन सा सिलेबस आता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ये सारे डिस्कस जो है, जितने भी डाउट हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा यदि आप कोई ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं तो उसका पेपर किस तरीके से होता है, ये मेंस का जो पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम उसके वीडियो में समझेंगे। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि भाई प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और यूपीएससी के पैटर्न के बारे में समझा था कि भाई यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। और आज के वीडियो में हम मेंस के सिलेबस के बारे में, मेंस के पेपर के बारे में बात करें कि यूपीएससी के जो मेंस है उसमें कितने पेपर होते हैं और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये डायग्राम बोल सकते हो आप लोग, इसको स्ट्रक्चर तरीके में मैंने लिखा है कि भाई जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले पेपर होता है वो होता है ऐसे का, आपको पता है ऐसे पेपर होता है। ऐसे का कोई एक सिलेबस नहीं है, बल्कि उसमें यह बताया गया है कि जो ऐसे है इसमें दो भाग, जो पेपर है 2 भागों में आएगा और प्रत्येक भाग में 4 विकल्प होंगे ऐसे के, और हमें उसमें से एक एक, दोनों भाग में से एक एक जो ऐसे है लिखना है और प्रत्येक का 125 अंक का होगा, ठीक है, 125 का, और टोटल पेपर 250 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे का होगा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट नहीं होता, हाँ उसकी हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। और जो बाकी जो उसका जो रहता है वह कहाँ से आएगा, वो जो हम अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं चाहे जीएस के लिए, उन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर वो बेस रहता है, चाहे आपका ऑप्शनल हो, ठीक है, किसी प्रकार से। तो ऐसे का कोई अलग से कोई तैयारी नहीं होती, बल्कि हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है इसी के ऊपर, इन्हीं टॉपिकों के ऊपर वो जो पेपर है वो उसके ऊपर रहता है और हमें इसकी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि इसमें 4 जीएस के पेपर होते हैं और 2 होते हैं हमारे ऑप्शनल के पेपर। टोटल कितने पेपर होते हैं? 7, जिनके आधार पे हमें इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। और 2 पेपर होते हैं, वो होते हैं लैंग्वेज के, हम लोग अब उसकी आगे चर्चा करेंगे। तो टोटल जो पेपर होते हैं वो कितने होते हैं? 9, ठीक है। 7 पेपर मेन होते हैं, 2 होते हैं आपके लैंग्वेज वाले पेपर, एक इंग्लिश का होता है, एक होता है आप कोई भी, चाहे हिंदी हो या संविधान की 8 भी सोचिए, बड़े जो भी लैंग्वेज है उनमें से कोई भी ले सकते हो। लेकिन वो जो पेपर होते हैं बहुत क्वालिफाइंग, उसके आधार पे आपका कोई सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि वो केवल क्वालिफाइंग है ताकि आपकी क्वालिफाइंग होके ये कॉपी जज सकें, चाहे वो जीएस की हो, ऑप्शनल की हो, ऐसे की हो। अब हम बात करते हैं जीएस 1, जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है जीएस 1, उसमें कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं। देखो, एक मतलब सिलेबस हम समझेंगे थोड़ी देर में, हम पहले समझ लेंगे भाई जीएस 1 में और जीएस 2 में और जीएस 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं जीएस 1 में। जीएस 1 में होता है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है। अब हिस्ट्री में ये नहीं कि हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगी और इंडियन हिस्ट्री भी आएगी। और इंडियन हिस्ट्री में केवल हम लोग सिलेबस में जब देखेंगे तो और डाउट क्लियर हो जाएंगे। केवल हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है हिस्ट्री ताकि वो समझ में आए कि हाँ हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। और इंडियन हिस्ट्री में भी तो क्या है, हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है और साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है। और इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे केवल हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उनको पढ़ना है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है वो पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है। और इसके बाद है सोसाइटी, जिसमें हमें इंडियन सोसाइटी पढ़नी है। तो ये हमारे कितने जीएस 1 में कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। अब हम बात करते हैं जीएस 2 में। तो जीएस 2 में क्या पढ़ना है हमें? पॉलिटी पढ़ना है, गवर्नेंस पढ़ना है और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी मतलब एक समझ लो आपके यहाँ पॉलिटी पढ़नी है और गवर्नेंस हो गया, सुशासन हो गया, शासन हो गया। इसके अलावा हमें आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है और सोशल जस्टिस पढ़ना है। मतलब ये क्या हो गया, जीएस 2 का हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है? पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस। ये हमारे जीएस 2 के प्रॉपर सब्जेक्ट है। और उनका सिलेबस क्या है हम लोग उसमें आराम से अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको बने रहना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि पूरे सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, केवल किसी एक पेपर की सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, हम समझेंगे, ठीक है। और आप लोग चाहो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि भाई जीएस 1 और जीएस 2 का आज सिलेबस बता देता हूँ, फिर अगले वीडियो जो बनाऊंगा उसमें जीएस 3, जीएस 4 का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं जीएस 3 का। जीएस 3 में पढ़ना इंडियन इकोनॉमी, मुख्य रूप से हम लोग इंडियन इकोनॉमी रूप से जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब आर्थिक जो विकास होता है ये। इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और साइंस और टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस और टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। हालांकि ऐसा नहीं लिखा है सिलेबस में, उसमें एक ही लिया, लेकिन इसके अंतर्गत सब्जेक्ट पूरे आते हैं। एनवायरमेंट हो, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जैसे कि पर्यावरण हो गया आपका, ठीक है, और पारिस्थितिक तंत्र हो गया, और जैव विविधता हो गई, और जो जलवायु परिवर्तन है वो हो गया। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा है वो आएगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब
आपदा प्रबंधन, ये क्या है, GS3 के सब्जेक्ट है। उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 ठीक है 3 4 5 6, मतलब इसको हम 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, लेकिन एनवायरमेंट क्लाइमेट को एक ही सब्जेक्ट में रखते हैं तो एक हो जाता है पूरा। साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी, और इंटरनल सिक्योरिटी, और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS3 के अंतर्गत सब्जेक्ट है। इसलिए जो GS3 बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि GS3 एक ऐसा पेपर है जिसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा होता है GS4, और GS4 का सिलेबस छोटा है, बट पेपर जो है वो उतने मार्क्स से होता है, 250 मार्क्स का, ठीक है, ठीक 250 मार्क्स का ही होता है। इसमें पेपर का जो नाम है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। अब इसमें जो एथिक्स में मतलब नीति शास्त्र, मुख्य रूप से हम लोग इसको एथिक्स के नाम से ही जानते हैं, नीति शास्त्र नैतिकता के नाम से ही जानते हैं। बट इसके अंदर सिलेबस क्या है हम लोग देखेंगे। इसका सिलेबस टोटल 8 यूनिट में दिया गया है, मतलब 8 इसमें 8 टॉपिक दिए गए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके, देखो अभी भी वीडियो मतलब कम से कम 6-7 मिनट का तो हो ही गया, ठीक है। अब हम यदि हम GS1 से स्टार्ट करते हैं, GS1 के सिलेबस से, फिर भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि भाई हमारा जो पैटर्न है यूपीएससी का, वो हमने समझा था प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू होगा, ये हमने समझा था, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम केवल सिलेबस की बात करते हैं, और हमने अभी जो है सब्जेक्ट हमने देख ही लिए कि भाई हमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ रहे हैं, मतलब GS1 हो गया, GS3 होगा, हम टोटल उसके सिलेबस पे आते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें पेपर लिखे हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, 7, ठीक है, 7 पेपर इंपोर्टेंट है, 2 लिखे हुए हैं, प्रश्न पत्र काखा, ये क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं, दोनों क्वालिफाइंग है, ठीक है। इंग्लिश का वर्ग और हिंदी या संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भी सम्मिलित भाषा है उसमें ले सकते हो, ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं। और एक इंग्लिश का पेपर होता है, ये लैंग्वेज पेपर है, इक्वल क्वालिफाइंग होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, हमें 25% मार्क्स इसमें चाहिए होता है। बाकी जो पेपर है वो सारे 250 नंबर के होता है, और टोटल बनता है आपका 1750 का मेंस का। और आपको पता है इंटरव्यू 275 नंबर का होता है, तो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है कि भाई आपको IAS IPS है, कुछ भी आपको जो पोस्ट मिल रही है वो क्या मिलेगी। अब सबसे पहले बात कर ले तो ऐसे की, जैसा कि मैंने बताया था, ऐसे में देखो क्या लिखा है कि निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः 2 भागों में, ठीक है, मूर्त और अमूर्त रूप से में विभाजित होता है। प्रत्येक भाग में 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प का चयन करते हुए कुल 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक क्या है 125 अंक के हैं। इस प्रकार से प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित समय जो निर्धारित शब्द सीमा है वो 1000 से लेकर 1200 तक, मतलब टोटल जो पेपर का मार्क्स हो गया कितना हो गया 250 मार्क्स है, क्योंकि दोनों जो निबंध है ऐसे हैं 125-25 मार्क्स के हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। देखो पेपर 1 क्या है ऐसे का, और पेपर 2 जो होता है वो होता है GS1, मतलब सामान्य अध्ययन का पेपर 1, और उसी को ओवरऑल बोलते हैं पेपर 2। आपको इसमें कुछ नहीं जाना है, आप उसके बाद बात करनी है कि GS1 का पेपर में और GS1 का सिलेबस है क्या। 4 GS के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, 4 होते हैं। हम उसमें से पहले पेपर का जो सिलेबस है वो देख रहे हैं GS1 का। इसमें देखो लिखा हुआ है भारतीय विरासत, संस्कृति और विश्व का इतिहास एवं भूगोल तथा समाज, ठीक है, और समाज, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो पेपर का जो नाम है वो क्या है, मतलब भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, मतलब हमें इसमें इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इंडियन सोसाइटी पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। अब इसमें जो पहली यूनिट है, देखो वीडियो भाई साहब बहुत लंबा हो जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ क्योंकि भाई इस पहले पेपर में ही 20 यूनिट है, 12 यूनिट है, और जो पेपर 2 है मतलब GS2 है, इसमें लगभग कितनी यूनिट है 20 यूनिट है, मतलब 20 यूनिट है। और GS3 में उसमें कितनी यूनिट है 20 यूनिट है, और GS4 है उसमें 8 यूनिट है। भाई टाइम तो लगेगा, क्योंकि हर टॉपिक को हर यूनिट को समझाना है, टाइम तो लगेगा प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बहुत शॉर्ट तरीके से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों ने इतना समझ ही लिया कि भाई यहाँ पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उसका केवल सिलेबस देखना है कि भाई तो टॉपिक कौन कौन से हमें ये देखना है। देखो हमें यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का जो पहली यूनिट है वो है आर्ट एंड कल्चर की। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य एवं वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। मतलब क्या है आर्ट एंड कल्चर को देखें तो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के इतिहास में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें इन चीजों को देखना है। पहली यूनिट किसी से है आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। इसके बाद स्टार्ट होती है भाई मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है 8वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, मतलब मान के चलो जो प्लेसी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लेसी, उससे 1757 के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय, मतलब हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट घटनाएं हैं वो हमें इसके अंदर पढ़ने, कौन कौन से व्यक्तित्व हैं वो है पढ़ने हैं। इसके अलावा
स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल, इसके विभिन्न चरण, जैसे आपको पता है कांग्रेस की स्थापना होती है, वो स्थापना के बाद जैसे उदारवादी चरण आया, ठीक, उग्रवादी चरण आया, ठीक है, उसी बीच में क्रांतिकारी आंदोलन उत्पन्न हुए थे, उसको गांधी उगाया। तो हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, वो उसके अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभी किसी साल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन ये भी हिस्ट्री का एक पार्ट है। इसके अलावा स्टार्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो 5वीं यूनिट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित विश्व के इतिहास में 8वीं सदी तथा बाद की घटनाएं। देखो, क्योंकि 8वीं सदी में हुआ था औद्योगिक क्रांति, और इसी सदी में जब हम लोग बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की, ठीक है, वो भी इसी के अंतर्गत होता है, इसलिए उसमें लिखा है विश्व के इतिहास में 8वीं सदी तथा बाद की घटनाएं, मतलब जो 18वीं सदी मतलब 18वीं सेंचुरी में जो घटना हुई है वो पढ़नी है। इसके बाद की घटनाएं यथा इंडिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी है। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर, आपको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, मतलब होता है जो यूनिफिकेशन है, जैसे कि हमें पढ़ना है, जैसे कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ते हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, और हमें इसके बाद पढ़ना है कोलोनाइजेशन, ठीक है, उपनिवेशवाद की समाप्ति मतलब डिकोलोनाइजेशन, और राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, कम्युनिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म, और इसके अलावा पूंजी समाजवाद, सोशलिज्म शामिल होंगे। इनके कुछ रूप और समाज पर उनका प्रभाव, मतलब इनका समाज का प्रभाव क्या पड़ा। ये क्या 5 मिनट खत्म हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होती है 6वीं यूनिट से लेके 9वीं यूनिट तक स्टार्ट होता है हमारा इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, भारत की विविधता। ये क्या 6वीं यूनिट है। 7वीं यूनिट